We welcome once again to all the students for the induction meeting. Now I request my Senior Regional Director ma'am, Dr. Manorma Singh ma'am, to welcome our resource persons and to welcome our students, dear students. Over to you ma'am, Dr. Manorma Singh ma'am. थैंक यू सो मच रीता। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले ये जो इंडक्शन मीटिंग हमारा आज ऑर्गेनाइज हो रहा है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, जुलाई 24 सेशन के, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर गीतिका एस जौहरी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डॉक्टर रचना अग्रवाल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए डॉक्टर रीता चौहान हमारी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं। वो उनका बहुत बड़ा रोल है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो रीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में है। हमारे संग जुड़ी हुई है डॉक्टर मीना सिंह, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। मीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे लर्नर्स जुड़े हैं, सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम अपने जितने भी हमारे लर्नर्स हैं, इस इंडक्शन मीटिंग को अगर गीतिका मैडम अलाउ करें तो 2 पार्ट में हम लोग कर लेते हैं। एक जनरल इग्नू के बारे में, जो भी बच्चों की एक्टिविटीज है, काउंसलिंग, असाइनमेंट, एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और फिर पहले हम लोग प्रोग्राम के बारे में ले लेते हैं कि ये प्रोग्राम में क्या क्या एक्टिविटीज बच्चों को करनी है। तो जैसा गीतिका मैम कहेंगे वैसा हम लोग इसको। गीतिका मैम, आप क्या चाहते हैं? पहले मैम माइक आपका। आई थिंक सो मैम, आपने जो सजेशन दिया है वो बिल्कुल सही है। वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द प्रोग्राम ऑल अबाउट। और उसके बाद जब कोई क्वेरीज या कुछ भी इंटरेक्शन होगा, देन वी कैन डू इट इन द सेकंड पार्ट ऑफ इट। तो पहले हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। श्योर मैम, वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रोग्राम। श्योर मैम। प्रोग्राम के बारे में, और फिर प्रोग्राम इसके बाद इग्नू का जनरल कैसे क्या करना है। जी मैम, क्वेरी होगी तो बच्चों की क्वेरीज हम लोग ले लेंगे। जरूर मैम। और जैसा इस प्रोग्राम का नाम है, बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हमारे सारे लर्नर्स को ये पता होगा कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहता है कि हमें अब वोकेशनल प्रोग्राम्स करने हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बाद में आया मैडम, हम लोग के ये प्रोग्राम्स पहले आ गए। जी मैम। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई हैं, वो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि रोजगार देने वाले बनो, ना कि रोजगार देने वाले बनो। और आत्मनिर्भर भारत की जो हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग फोकस करेंगे वोकेशनल एजुकेशन पे, या जिसको हम लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप पे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और रोजगार दे पाएंगे लोगों को। छोटे छोटे रोजगार हम लोग अपने कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में यही सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप करो, कैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और कैसे स्वयं का रोजगार शुरू करो। तो ये हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज प्रोग्राम है और टोटल 132 क्रेडिट्स इसमें है। तो हम लोग क्रेडिट सिस्टम या इग्नू के बारे में सारी जानकारी अपने लर्नर्स को बाद में देंगे। पहले ओवर टू यू गीतिका जौहरी मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू रचना अग्रवाल मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे स्टूडेंट्स को सारी जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देंगे। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये प्रोग्राम हमारा पूरे देश में बहुत अच्छा चलेगा। और आपने रीजनल सेंटर दिल्ली 2 को नोडल सेंटर बनाया है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को और अपने लर्नर्स को अच्छी से अच्छी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस देने का प्रोग्राम कोशिश करेंगे। और स्कूल और रीजनल सेंटर मिलकर के और हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से पूरे देश में चलाएंगे। ओवर टू यू गीतिका मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गीतिका मैम अनम्यूट कर लीजिए।
Thank you so much, ma'am. You rightly said that this is the need of the hour. हम लोगों को जो हमारे प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने बताया है कि we have to have programs which are entrepreneurship for budding entrepreneurs. तो इस विषय में I will request my colleague Dr. Rachna Agarwal, if you permit, that she will mainly highlight on the objectives, what this program is all about, क्या इसके objectives हैं और क्या कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, एंड देन जो स्ट्रक्चर की बात आएगी देन आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर की क्या क्या सेमेस्टर्स हैं. आई विल हैंड ओवर इट टू डॉक्टर रचना. शी विल गिव यू more brief perspective about the objectives of this program and why this program has been launched. Dr. Rachna. Thank you, Gitika. Thank you so much. And thanks a lot, Dr. Rita Chauhan, madam, and Dr. Manorma Singh, madam, for organizing this and for getting introduction with the students and induction made, because even we people sometimes, since we are sitting here and you are at the regional center, we also don't get to meet each other. So there is some gap. We are making the programs and you are having a very bigger role in delivering and supporting the students and handling of the students. So it becomes very difficult at times for us to, collaborate and interact with each other so that students are not at the suffering end. So to begin with, I really congratulate and thank RC2 Delhi for organizing this. And as Madam Manorma Madam has very well said, that this is the need of the hour. Our Prime Minister is encouraging that be a person who can give rozgar, जो आप दूसरों को दे पाएं, अपना तो करें ही और दूसरों को भी दे पाएं. तो इसलिए ये इसकी this is the need of the hour. And BA MSME program, it had actually started in July 2022. तो जब हमने इसको जुलाई 22 में लॉन्च किया था तब इसका नाम था BAV MSME, BA वोकेशनल MSME, और ये 132 क्रेडिट्स का था. पर अब जो जुलाई 2024 में, since we had to follow the UGC norms and we had to restructure the entire program, now this program is called BA MSME. इसमें से वोकेशनल हमें हटाना पड़ा क्योंकि वोकेशनल की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट हैं और डिफिकल्ट हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत हो जाते हैं. तो इसलिए since this is more into the theory, so now it is called BA MSME, Bachelor of Arts in Micro, Small and Medium Enterprises. और इसके क्रेडिट्स भी कम हो गए हैं, जो पहले 132 थे अब इसके 120 क्रेडिट्स हो गए. सो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है. तो अगर स्टूडेंट ने जुलाई 24 में एडमिशन लिया है तो वो BA MSME से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस, प्रोग्राम गाइड, वो सब तमाम चीजें BA MSME से रिलेटेड देखे क्योंकि उनके प्रोग्राम के क्रेडिट्स अब 120 हो गए हैं. और स्ट्रक्चर वही है कि हर साल आपको कुछ क्रेडिट्स करने हैं, 8 कोर्सेज के बराबर. मेरे ख्याल से इसमें 40 या 60 क्रेडिट्स हर साल आपको करने हैं. और एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू विल हैव टू अपीयर इन द एग्जाम्स. बट क्योंकि स्ट्रक्चर सेमेस्टर बेस्ड है तो आप हर सेमेस्टर के एंड में असाइनमेंट्स सबमिट करेंगे और साल के अंत में आप एग्जाम देंगे. तो ये तो मैं कुछ बिगिनिंग में क्लैरिटी दे रही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. और जो स्टूडेंट्स जुलाई 2024 से पहले एडमिशन ले चुके हैं वो फॉलो करेंगे BAV MSME का कोर्स, जो उसका स्ट्रक्चर है 132 क्रेडिट्स. तो दोनों में बेसिकली एक ही मेजर फर्क है. कोर्सेज तो ज्यादातर सेम हैं पर क्योंकि क्रेडिट्स कम करने पड़ेंगे तो इसलिए हमें कोर्सेज को थोड़ा टोन डाउन करना पड़ा. एक मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि पुराने वाले जो BAV वाला था उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कि अब नए वाले में नहीं है. तो ये भी एक क्लैरिटी मैं देना चाह रही थी क्योंकि स्टूडेंट्स को ये ना हो कि वो जुलाई 24 ऑनवर्ड्स एडमिशन ले रहे हैं पर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं. तो ये ना हो क्योंकि उसमें भी एक अलग से बहुत एफर्ट लगता है. तो BA MSME में प्रोजेक्ट नहीं है और वो 120 क्रेडिट्स का है. तो ये तो मोटा मोटा जो मेजर डिफरेंसेस थे वो मैंने बता दिए. नाउ गोइंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम,
As Madam also narrated, and we all know that how important these micro, small, and medium enterprises are, and this is the need of the hour today. See, in our country, 98% of the enterprises which are there are micro level enterprises. Why? Because firstly, micro level enterprises are those जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, less than 1 crore, और जिसमें आपका टर्नओवर भी कम होता है. सो एनी स्मॉल एंटरप्राइज, जिसको हम आजकल स्टार्टअप कहते हैं, और स्टार्टअप से भी स्मॉल होता है पॉपअप. Pop-up, you understand, like if you just start a food van somewhere, you must have seen the Chinese food vans or some South Indian food vans coming near your house. So these are all small pop-ups. Or if you are starting some new enterprise from your household, हाँ, जैसे कोई आप अचार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, घर से कर रही हैं लेडीज, या कोई डोमेस्टिक फूड से रिलेटेड या टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी अगर छोटा मोटा स्टार्टअप है जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है और जिसमें आपका टर्नओवर भी कम है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो लेवल एंटरप्राइज. सो ये हमारी कंट्री में 98% ऑफ द टोटल MSMEs आर माइक्रो लेवल एंटरप्राइजेस. उसके बाद आते हैं मीडियम लेवल, और फिर आते हैं उसके बाद आते हैं स्मॉल लेवल, और उसके बाद आते हैं मीडियम. तो मीडियम जो एक्चुअल में मीडियम नहीं है, वो बहुत लार्ज है. तो हम लोग जो फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास इतने इन्वेस्टमेंट के लिए नई फाइनेंशियल एड होती, हम फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पर अगर हम कहें तो मतलब माइक्रो से ही स्टार्ट करें तो बहुत बेहतर होगा, और फिर धीरे धीरे उसको स्मॉल की तरफ ले जाएं, और अगर पॉसिबल हो तो मीडियम बहुत ही बढ़िया बात होती है. मीडियम तक पहुंचना तो इट्स अ नेशनल लेवल अचीवमेंट. ठीक है, तो एक ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए हो गया. अब हमने इस प्रोग्राम में आपको ये बताया है कि आप अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे जब, या जिस तरह से करना चाहेंगे, तो आपको क्या क्या एवेन्यूज पॉसिबिलिटी है जहां पर आप ये एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं, और सेकेंडली किस किस चीजों की आपको जरूरत होगी. फंडिंग की होगी, आपको डॉक्यूमेंटेशंस की पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व्ड हैं, आपको कहाँ से फंड्स मिलेंगे, और क्या लेटेस्ट योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या तमाम तरह की जो भी योजनाएं हैं जिससे आपको बहुत मदद होगी. तो ये सब के बारे में हमने इस प्रोग्राम में अलग अलग कोर्सेज के द्वारा इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करी है कि प्लस उसमें हमने इनोवेशंस भी डाली हैं कि अगर आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया तो उसमें क्या इनोवेशंस आप कर सकते हैं. हमने केस स्टडीज बहुत डाली हैं कि दुनिया में अभी हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ क्या क्या नया नया काम हो रहा है, तो उससे आपको जानकारी मिलेगी कि कोई किसी का वेस्ट प्रोडक्ट अगर निकल रहा है. जैसे अभी मैं अगर आपको लेटेस्ट बताऊं, जो मैंने अभी थोड़े एक आध दिन में एनकाउंटर किया, since it is winters in Delhi and all of a sudden we need quilts, we need mattresses. So I went to a shop to ask him that I want a quilt. So he said आपको ब्लैक कॉटन की क्विल्ट मिल जाएगी या व्हाइट कॉटन की क्विल्ट मिल जाएगी आपको. मैंने कहा व्हाट इज दिस ब्लैक कॉटन, आई हैव नेवर हर्ड. ब्लैक कॉटन सॉइल मैंने सुना है, बट ब्लैक कॉटन होती है ये मैंने नहीं सुना. तो उन्होंने मुझे दिखाया कि दिस इज द मटेरियल विच वी आर फिलिंग इन द क्विल्ट्स, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड. आई सेड ये क्या मटेरियल है? तो he said this is the industrial byproduct or waste product of all the textile thermal textiles जो हम thermal inner wear में पहनते हैं, उसका जो भी बाय प्रोडक्ट निकलता है वो इकट्ठा करके हम इसको फिल करते हैं और इससे हम रजाई गद्दे बनाते हैं. So this is such a good innovation that waste product of one company or industry is a resource for these small artisans and the people who are sitting and earning their rozgar by making money from that waste product. So see, this is what we are trying to inculcate. This is the kind of studies, case studies, which we have incorporated in our various courses also. So this will encourage anybody, क्योंकि आप सभी लोग अलग अलग एरिया से आए हैं. हमें लिमिटेड नॉलेज है. आपको ये है कि आपके एरिया में, चाहे वो अर्बन टाउन हो चाहे वो रूरल टाउन हो, वहाँ किस तरह का
एग्रीकल्चरल बेस्ड है, इंडस्ट्री बेस्ड है, या किस तरह का वहां पर मेजर व्यवसाय होता है जिससे कि आप उसमें से क्या नया ला सकते हैं। तो हम इस तरह से एनकरेज करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपना देखें, आसपास देखें, लोकली देखें, लोकल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, उससे आप क्या बेस्ट बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू बिलोंग टू अ स्टेट ऑफ केरला, you will have a lot of coconuts over there, right? So coir is produced from those husks of coconut, so you can utilize it in what all ways. Or if you are from northeast, then bamboo is predominant there. So what all products can be made from bamboo waste or bamboo extra things which are produced by throwing away the bamboos. So the whole idea is to inculcate innovativeness and to encourage the reader or the learner of this program to open his or her new enterprise, own enterprise. And since this is not a certificate or a diploma program, so anybody who is doing it will become a graduate in the process. So you will get a graduation degree, BA degree, which is also important. In case you are not able to open your own enterprise, you will become a graduate. You can join anywhere else. You are free to join. You can apply for other jobs, in other areas. You can join some other NGO or you can join some other enterprise. You can get the hands-on learning experience as a serviceman. So both ways, it's a win-win situation. So anybody who is coming and aspiring to be an entrepreneur, most welcome. Otherwise, if you do not have the resources or confidence or a team, because this is a project which requires a good teamwork. You know, you alone cannot do many things. You have to obtain licenses, you have to fill up the documentations. So all these things, you require some partner or some teamwork. You must have heard of things like Shark Tank, which comes, you see that people are collaborating with each other, at least a partner or a team, to work on a new enterprise. So in the starting, you will find difficulties. It is not easy to establish a new business venture, but then you should have that much of capital with you which can sustain you to the starting. Teething problems should not be there. So in the starting, to streamline one thing, it takes time. How to market your product, how to advertise it, how to use the social media. Everything is being explained in this program very well. I did not go by the exact definition of objectives and all. I wanted to make it very user friendly so that everybody who has joined can understand the objective of this program. So I hope I have been able to convey the objectives of this program. And apart from this, what is the structure? How you will go about it, or if you have any administrative related queries, we have our regional centers, and since RC2 is being headed by two prominent ladies, I'm very sure that here we are here to two program coordinators who are managing and making the program, and there we again have two very sincere madams who are helping out the students every now and then. I'm really thankful to Rita madam. She's been very patient and kind with us, because in the beginning we also were facing a lot of problems. Our students were also facing a lot of problems, but now I think with this new BA MSME madam, the things are going to be streamlined. Project is not there, and many things are going to be streamlined. So now I would like my colleague, Dr. Gitika Johri, who has contributed immensely in this program, to please brief more about this program. And maybe I've left many things, so Dr. Johri would explain it to you nicely. Thank you so much. Over to you, Dr. Gitika. Thank you, Rachna. Dr. Rachna, I think so. You have very well and in a very simple manner, you have explained what this whole objective of this program, which we have launched from the School of Vocational Education, is all about. With very good examples, you have explained that how a person can become a budding entrepreneur. Now, I will not go into too much of details. Now, I would just like to explain what is the program structure of this entire BA MSME program. Now, as we have seen that this is a 3 years program, and it has been divided into 6 semesters. So beginning from semester 1, we can see that there are 3 courses in semester 1. The first course is English at Workplace. The second course is Entrepreneurship and Small Business. And the third course is Introductory Microeconomics.
Most of these courses are discipline specific core courses and skill enhancement courses. Now, because as our NEP talks about that we have to include multidisciplinaries all a part of our entire structure. So we have to have courses which are generic, we have to have courses which are value added courses, some ability enhancement courses, six skill enhancement courses. So they all form the entire program structure for this BA MSME program. Now, in the first semester, as I just told you, that there are these three courses which are being offered. Moving on to semester two, we have a course on business communication, we have course on financial accounting, there is a course on environmental studies, there is a course on value addition. Semester three, we have courses on CSR projects and programs, there is business organization and management, there is English communication, Hindi communication, Urdu Bhasha, Sanskrit, and there is a course on managing stress. Semester 4, we have the course on IPR for MSMEs and startups. There is principles of marketing. There is entrepreneurship, computer application and business. Semester 5, we have course on MSMEs in rural India's institutional support to MSMEs, documentation for MSMEs and logistic management. And the last semester, we have the courses on traditional and rural enterprise, entrepreneurial sectors, human resource management, and e-commerce. So if you go through this entire program structure, we can see that, when we were developing this program, we thought that what all courses will be beneficial for our learners who want to become, the entrepreneurs. So we thought that English at workplace, though it is the requirement, as per the program structure which has been framed by UGC. Then we had program on entrepreneurship and small business. We introduced some new courses, like we have a new course on CSR projects and programs. We have a new course on IPR for MSMEs and startups. Then there are courses on institutional support for MSMEs, documentation for MSMEs, MSMEs in rural India, traditional and rural enterprise, entrepreneurial sectors. These are all the new courses which have been particularly developed for this program. Uh, uh, Most of the courses we can see they have been adopted from the different schools. But when we talk about courses on CSR or IPR, because once you start your career as an entrepreneur, surely at some point of time you will be becoming a you will be becoming going in for a more you'll be expanding your business. Then obviously your responsibilities towards the society also has to be there. You have to give back to the society. So we thought that we could include programs like CSR and all, where we can tell you that after becoming an entrepreneur, how you can give back to the society. So CSR, that is the corporate social responsibility of any person who falls into the bracket of a particular limit of turnover. If you fall into that bracket, after some point of time, you have to give back to the society. So here we have discussed in this course on CSR projects and programs, what are the thematic areas, how you can work on those, how you can contribute in different areas. Then of course IPR for MSMEs and startup, again a very new course, because see, when you're becoming an entrepreneur, you need if you have certain copyright, if you are working on some, if you're in the manufacturing sector, if you have some patent right, if you have a trademark, because MSME is not only about manufacturing sector, it is also the kind of services which we are providing. So it has both the manufacturing as well as the service sector, not only the manufacturing. So if you're in the service sector or if you're in the manufacturing sector, you must be having some copyright, you have some patents, you have some trademarks, some industrial designs. So from that perspective, we thought that this is going to be very beneficial for the learners who want to know the basic nuances of how you can go about uh, uh, applying for any of these rights. Then there is a course on institutional support for MSMEs. We know that this is the biggest challenge for the MSMEs, that how you can fund your project. So this program on institutional support, it is one of the incentives which not only serve as a motivation for the entrepreneurs to start or establish their enterprise, but it will also enhance the foundation of the entrepreneurship in the economy. So the emerging entrepreneurs, as I just said, that they encounter several challenges due to insufficient infrastructure facilities, lack of support services. So the government in this case, they have provided a range of services through specialized institutions, and which has really encouraged the entrepreneurs to utilize the different resources and make them available to develop and thrive on their business.
So here in this particular course on institutional support, we have discussed about, the kind of support they get from the central government, from the state government, and from the different district levels. What are the different schemes which are available for all these people who want to go in for such kind of a micro entrepreneur or small entrepreneur, how they can start a business. Then there is a course which I'm talking about, which is on documentation. Anybody who wants to start an export, so all the things related to export, how you can grow cross, export your products cross broader border, things we have discussed in this particular course. And of course the courses on MSME and rural India, traditional and rural enterprise, the different entrepreneurial sectors, all these are pertaining to the different kind of startups where you can start your business. um, for example, the traditional and rural enterprise. What comes into the traditional and rural enterprise? Dr. Rachna has already very nicely explained, with respect to North India, where you have bamboo as one of the resources. You can start some business with resources. What are the availabilities, in the urban area? How you can use it? Like, she just talked about the leftovers, or so all these units, they've been discussing more on that. I think so. This is the entire program structure, and this is a 120 credit program. Each year has 40 credits, which one has to complete. Uh, First year is again 40 credits, second year is 40 credits, and third year is also 40 credits, making it to a 120 credits. So this is just the general program structure that we have incorporated, basically from the perspective of an entrepreneur who wants to start up his or her enterprise, and what are the courses which are going to be useful to him, whether it is in the form of communication, business communication, or environment. As we said, environment is also a very important and a thrust area which you need to take care of. uh, and financial accounting, again, being, if you are an entrepreneur, you need to know some basic aspects of the finance. So all these things, I think so, very nicely we have made the program structure, taking into cognizance of all the things which can come, which will be helpful for any budding entrepreneur at when he wants to start a business. I think so, that is just I want to talk about the program structure. Yes, ma'am. I think so, Rita, if you want to say something. Uh, yes, ma'am. Thank you so much for brief introduction about the program and the objectives. जैसा कि आप लोग को रचना मैम और गीतिका मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और आप लोगों ने भी बहुत सोच समझ के ये प्रोग्राम लिया होगा और बहुत सारी अपेक्षा भी होगी आपकी इस प्रोग्राम से। तो ये प्रोग्राम एक बिल्कुल भी एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, जैसा कि आप लोग को समझ में ही आ रहा है, और इससे आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जितना अच्छा है उतना ही आप लोग के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा कैरियर में। अब हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मनोरमा सिंह मैम। हाँ हाँ डॉक्टर रीना, अरे डॉक्टर रीता जी, अब हम Yes, लोग ma'am. बात कर लेते हैं इग्नू के बारे में। यस मैम। अपने लर्नर्स को थोड़ी सी जानकारी, इग्नू की जो विशेषताएं हैं यस और मैम। जो फीचर्स हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटीज है इग्नू में, जो हमारे लर्नर्स जिससे बेनिफिटेड हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। फिर हम अपने बच्चों को इग्नू की वेबसाइट दिखाते हैं। ठीक है मैम। इग्नू की वेबसाइट पे कहाँ से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें दिखाने के बाद और क्या क्या एक्टिविटीज असाइनमेंट्स की हैं, एग्जामिनेशन की हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे हम लोग पहले इग्नू की बात करते हैं। अपने लर्नर्स को बता दें कि जिस यूनिवर्सिटी के संग जुड़े हुए हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1985 में स्टैब्लिश हुई है। तो अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कोई विश्वविद्यालय स्टैब्लिश होता है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो हमारे लर्नर्स, जैसा हम लोग कहते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के लर्नर्स हैं, वो घर बैठ करके उच्च शिक्षा ले सकते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। दूसरी चीज जो इग्नू के बारे में है, जो इनका हमारा प्रोमिनेंट फीचर ये है कि हमारा नेशनल जुरिस्डिक्शन है और इंटरनेशनल प्रेजेंस है। नेशनल जुरिस्डिक्शन मतलब पूरे देश में हमारे रीजनल सेंटर्स हैं और पूरे देश में हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं और हमारा मुख्यालय है।
तो मुख्यालय हमारा इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में है, जहां पे हमारे स्कूल्स हैं, 21 स्कूल ऑफ स्टडीज हैं और जो प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं और ऑफर करते हैं। तो इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली, कभी हमारे लर्नर्स को मौका मिले तो इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में जाकर के अपने स्कूल में भी जा सकते हैं और अपने विश्वविद्यालय को देख सकते हैं। फिर हमारा सेकेंड टायर है रीजनल सेंटर्स का, जो 57 रीजनल सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर इज वन ऑफ देम, जो हमारे बच्चों को स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और ये हम लोग प्रयास करते हैं, हमेशा से हम लोगों का प्रयास रहा है कि हम अच्छे से अच्छी सपोर्ट सर्विसेज अपने लर्नर्स को प्रोवाइड करें। और कोई भी लर्नर अगर हमारे रीजनल सेंटर पे आता है तो वो अनअटेंडेड ना जाए, ये हम लोगों का प्रयास रहता है, किसी भी तरह की उसकी समस्या होती है। तीसरा टायर हमारा लर्नर सपोर्ट सेंटर्स का है, तो मोर देन 2000 लर्नर सपोर्ट सेंटर अक्रॉस द कंट्री है। तो ये 3 टायर हमारे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स इग्नू लॉन्च कर रही है या जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो यूजीसी की गाइडलाइंस और एनईपी 2020 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारे प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं। और जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो एट पार, वो सारे यूजीसी से अप्रूव्ड हैं और उनकी वैलिडिटी वही है जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम से जो डिग्री मिलती है, हमारी डिग्री की वही वैलिडिटी है। और हमारे लर्नर्स के संग एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, उसमें हम उनको मटेरियल देते हैं। अगर हम अपने लर्नर्स को मटेरियल नहीं दे पाए तो इग्नू की वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश है, ई ज्ञान कोश पे से जाकर के हमारे लर्नर्स अपने मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने लर्नर्स को हम ये बता दें कि हमारे मटेरियल की बहुत ही विशेषता है, हम इसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं। अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुरु इसमें इनबिल्ट हैं, और पढ़ते हुए अगर एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। एक तो हमारा मटेरियल देखिए, जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज हैं, तो हर कोर्स का अलग मटेरियल है। फिर ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के अंदर यूनिट्स हैं, और यूनिट्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज आती हैं, और उसमें ये भी लिखा रहता है कि अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा मटेरियल है, और हमारे पूरे देश के बेस्ट लोगों को लेकर के ये मटेरियल हमारा बनता है, और फिर ये मटेरियल हमारे लर्नर्स तक पहुंचता है। और हम अपने लर्नर्स को बता दें कि हमारे मटेरियल को बेस्ट मटेरियल का भी अवार्ड मिला है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग से। तो और जो भी हमारे सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं या किसी भी कंपटीशन के एस्पायरेंट हैं, वो इग्नू के मटेरियल को जरूर कंसल्ट करते हैं। तो ये इग्नू के मटेरियल की बात हो गई। फिर हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे जो कोर्सेस हैं वो क्रेडिट में बेस्ड हैं। कोई कोर्स जैसे 6 क्रेडिट, मोस्टली हम लोगों ने देखा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर तक क्रेडिट बेस्ड है। तो 6 क्रेडिट का कोई कोर्स है तो 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 स्टडी आवर। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि उस कोर्स को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम, इनपुट कितना देना होता है उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्रेडिट सिस्टम लागू हुआ है, लेकिन आपका विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शुरू से ही क्रेडिट सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो आज और हमारे पास सबसे बड़ी बात है, हमारा जो ज्ञान दर्शन चैनल है 24/7, इसमें हमारे लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, सब रहता है। तो अगर हमारे लर्नर्स के पास टाइम नहीं है तो वो ज्ञान दर्शन चैनल हमारा देख सकते हैं, और उसमें उनको हमारे इस प्रोग्राम के लाइव वीडियोस दिखाए जाएंगे, लाइव लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड पड़े रहते हैं। तो हमारे बच्चों को जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम मिलता है, और हर जगह से उनको अपना
जो रीडिंग मटेरियल है, कंसल्ट करने के लिए मटेरियल है, वो हर जगह से उनको उपलब्ध है और इग्नू ये प्रयास करता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके। और इग्नू की वेबसाइट स्टूडेंट फ्रेंडली वेबसाइट है। हम अपने लर्नर्स से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इग्नू की वेबसाइट को www.ignou.ac.in इस वेबसाइट को हमेशा देखें, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार देख लें तो उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। नॉर्मली बच्चे ईमेल अपना नहीं देखते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहो। हमारे स्कूल से आपको ईमेल जाएगा, हमारे रीजनल सेंटर से आपको ईमेल जाएगा और आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप देखते रहो। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो हम लोग प्रयास ये रहता है कि सारा सपोर्ट आपको इफेक्टिव सपोर्ट दें और जिससे आपकी जो ये जर्नी है, आज आपका इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब आपको एक दूसरे से वर्चुअल मोड्स के ही माध्यम से हम लोग इंट्रोड्यूस करें, आपकी फैकल्टी जो स्कूल से है उनसे आपकी बातचीत हो जाए। जैसे गीतिका जौहरी मैडम ने और रचना मैडम ने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि ये जो प्रोग्राम है इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आप बडिंग एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो पॉपअप एंटरप्रेन्योर की मैडम ने बात करी कि आप अपना छोटा सा भी कोई काम शुरू कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट्स में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मैडम बात होती है, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट होता है। उसमें हम लोग जो हमारे बच्चे हैं जब इनको डिग्री मिल जाएगी तो वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं। क्योंकि आजकल जो हम लोग ये बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और इनोवेशन की जो हम लोग बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि बच्चों के अंदर हम किस तरीके से स्किल डेवलप करें और वो स्वयं का रोजगार स्टैब्लिश कर सके और लोगों को नौकरी दे सके, कैसे गवर्नमेंट से वो फंडिंग ले सकें और किस तरह से वो एक छोटा सा हम लोगों का एक प्रोग्राम मैडम है, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे और अपने लर्नर्स को देना चाहेंगे। सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग प्रोग्राम इग्नू का है। तो बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम को करने के पश्चात अपना छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश कर ले रहे हैं बी कीपिंग का और जो प्रोडक्ट्स उसके हैं उसको मार्केट तक ले आ रहे हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी जो मैडम ने बताई है वो बहुत जरूरी है। किस तरह से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और मोड से हम लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक गांव से और एक शहर के मॉल में हम कैसे आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को हम ले आ सकते हैं, ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में हमारी बताई गई है कि किस तरीके से आप अपना छोटा सा रोजगार शुरू करके और आप आगे बढ़ सकते हो। ये इस प्रोग्राम की विशेषता है और बहुत ही खूबसूरती से ये प्रोग्राम डेवलप किया गया है। हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम ये बनाया है हमारे लर्नर्स के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारा इंडक्शन है और अपने लर्नर्स को बता दें कि इग्नू गोल्ड मेडल भी हमारे बच्चों को देता है। मिनिमम ड्यूरेशन में पूरे कंट्री में आपके अगर मैक्सिमम मार्क्स होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल भी देगी। तो जितने लर्नर्स हमारे यहाँ पे हैं हम सबकी यही इच्छा है कि इनमें से किसी न किसी को गोल्ड मेडल मिले और अपने परिवार का और हम लोगों का भी हमें लगेगा कि हमारे लर्नर को गोल्ड मेडल मिला है। हम सबको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप में से किसी को गोल्ड मेडल मिले। अब हम डॉक्टर रीता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आगे की मोडालिटीज है, कैसे बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करना है, कैसे उनकी काउंसलिंग होनी है, उनको वेबसाइट कैसे देखना है और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट जोन जो पहले स्टूडेंट जोन हुआ करता था उसको भी हम लोग दिखा सकते हैं कि कहाँ पे उनका एडमिशन स्टेटस दिया हुआ है। और स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसको चेंज ना करें क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही जाएगी। तो जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट ना हो तब तक अपना ना मोबाइल नंबर चेंज करें ना ईमेल आईडी चेंज करें और प्रोग्राम को जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, कैसे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, प्लस कैसे आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में री रजिस्टर करना है। ये आपका फर्स्ट ईयर है जुलाई 24 से, फिर आपको जुलाई 25 से आपका सेकेंड ईयर शुरू होगा, जुलाई 26 से आपका थर्ड ईयर शुरू होगा।
तो इसके लिए आपको री रजिस्टर करना है, ये रीता जी अभी आपको बता देंगी। और अपने बच्चों को ये भी बता दें कि जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो तो 2 लिंक एक साथ आते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन। कभी-कभी हमारे बच्चे गलती ये कर देते हैं। अब आपको री रजिस्टर करना है। टर्मिनोलॉजीज में कुछ डिफरेंस है कन्वेंशनल सिस्टम में और इग्नू में। तो अब आपको री रजिस्टर करना है, तो लिंक दोनों के ओपन रहेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के और री रजिस्ट्रेशन के। तो आप एक बार री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे और सेकेंड ईयर के लिए आपको री रजिस्टर करना है। और आपको थोड़ा सा केयरफुल करना रहना है कि मार्च और सितंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है इग्नू पॉइंट ऑफ व्यू से, इग्नू कैलेंडर से, जहां पे आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करने हैं, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, और जहां भी आपका एक स्टूडेंट आपने स्टडी जोन अपने घर पे बनाया है, तो आप वेबसाइट देख करके आपको कब क्या करना है ये चीज नोट कर लीजिए। और एक चीज आपसे और रिक्वेस्ट है, whom to contact for what, किस काम के लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, ये जरूर ध्यान रखिए। अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे कि रीजनल सेंटर से मैदानगढ़ी, मैदानगढ़ी से रीजनल सेंटर, फिर आप कहेंगे इग्नू में तो दौड़ाया जाता है। इग्नू में दौड़ाया नहीं जाता है, इग्नू में हम सब हैं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आपको कंसर्न पर्सन के लिए कि कहाँ किसके लिए जाना है। नॉर्मली हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, आपको ये बता दें कि हमारा रीजनल सेंटर 9:30 से 6 खुला रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अगर आप फोन कॉल करोगे सैटरडे को और संडे को तो हमारा फोन नहीं उठेगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बच्चे कहते हैं कि हम तो फोन कर रहे थे और फोन नहीं उठा, तो वो सैटरडे संडे ही नॉर्मली होता है। अदरवाइज हमारा जो रिसेप्शन है, फोन कॉल है, डेडिकेटेड लाइन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और हमारे जितने भी एकेडमिक हैं रीजनल सेंटर पे, वो सब इसी हम लोगों का यही मकसद रहता है कि अपने बच्चों की छोटी से छोटी क्वेरी को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ओवर टू यू रीता जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। हमारे बच्चों को आप वेबसाइट पे सारी चीजें बता दीजिए प्लीज, कि कहाँ से नो योर स्टेटस, अपना एडमिशन स्टेटस, मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन, जो इग्नू की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को बता देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू रचना मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am, for your insightful. Valuable time. Now I will browse through the IGNOU website, क्योंकि जैसा अभी मैम ने आप लोग को बताया सब कुछ हमारा ऑनलाइन है। हमने एडमिशन भी ऑनलाइन दिया, आप सभी बच्चों ने एडमिशन भी ऑनलाइन दिया, और इसके आगे की भी सारी प्रक्रिया हमारी है वो ऑनलाइन है। तो मैं आप सभी को जस्ट इग्नू का वेबसाइट हमारा दिखाती हूँ, फिर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी आपको कैसे देखना है। रीता मैम, एक रिक्वेस्ट थी, कोई स्टूडेंट की कोई हैंड रेज करे, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ एक आध बिल्कुल, स्टूडेंट ले लेंगे, लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है जी, जो मैं अभी बातें बताऊं उससे लिंक्ड हो, ओके, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Now I will present my entire screen, and this is the IGNOU website. ये IGNOU की वेबसाइट विजिबल है, ठीक है। ये हमारी इग्नू की वेबसाइट है। शायद कुछ बच्चों ने साइबर कैफे से एडमिशन लिया होगा तो उनको नहीं पता होगा, इसीलिए मैं दोबारा से एक बार दिखा दे रही हूँ। ये हमारी अपडेटेड न्यू वेबसाइट है, और जैसा आप लोग लिंक में देख रहे हैं ये www.ignu.ac.in है, ठीक है। ये इग्नू की मोस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट है। अगर आप गूगल में जाते हैं और इग्नू टाइप करते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ भी कई बार दिखाई देता है, इग्नू हेल्पलाइन, इग्नू guru.com, वो कोई भी वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है। दिस इज़ द ओनली वेबसाइट। ये हमारी यहाँ ये पूरा वेब पेज है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम हमारी वाइस चांसलर हैं अभी, और इसी वेब पेज पे आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ इग्नू में 333 प्रोग्राम्स ऑन ऑफर हैं करेंटली, और ये BA MSME वन ऑफ द प्रोग्राम है। तो आप समझ सकते हैं कि इग्नू कितने सारे प्रोग्राम्स को एक साथ हैंडल करता है। और स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट भी आप देख सकते हैं, मिलियंस में हमारा जा रहा है, 3 मिलियंस में। और बाकी
बहुत सारे हमारे मूक्स के कोर्सेज हैं, ये सब आप हमारी इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम के एंड के बाद आप इग्नू की वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। मैं आपको जो आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सबसे पहले बताना चाहूँगी। जब ऊपर हम जाएंगे तो ये 4th सेक्शन हमारा है स्टूडेंट सर्विसेज, इसमें आपको क्लिक करना है और ये आपसे रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग नए नए स्टूडेंट्स हैं अभी, तो मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी अपना ये नो योर स्टेटस है जो 4th नंबर पे है, नीचे से 2nd नंबर है, इस पे ज़रूर जाएं। इसमें आपकी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, एक रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, एक स्टडी मटेरियल स्टेटस है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखाती हूँ। इस टाइप का एक वेब पेज खुलेगा, आपका जो 10 डिजिट नंबर जो एनरोलमेंट नंबर है आप वो डालें, अपना प्रोग्राम कोड डालें और अपना वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसी पेज पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा, आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, कौन से कोर्सेज में आपने ऑप्ट किया है, वो सारा पेज इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हर स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस पेज पे ज़रूर जाएं, और कुछ भी उसमें अगर आपको लगता है गलत एंट्री हो गया है, आपका फ़ोन नंबर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कौन सा नंबर है उसमें, ठीक है। तो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी अगर आपका गलत है तो आप अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे जाके उसको ठीक करा सकते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी मटेरियल स्टेटस। जैसा आपको मैम ने भी बताया, आप लोग स्टडी मटेरियल हमारा डाउनलोड कर सकते हैं ई ज्ञान कोश से, और जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल ऑफलाइन के लिए ऑप्ट किया है, जब आपने एडमिशन लिया होगा तब आपसे ऑप्शन पूछा होगा कि आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो जिसने ये ऑप्शन लिया होगा उसको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, उसको सिंपली ई ज्ञान कोश से जाकर के स्टडी मटेरियल अपना डाउनलोड करना है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने अपना ऑफलाइन स्टडी मटेरियल के लिए ऑप्ट किया है उसको यहाँ से जाकर के ये जुलाई 2024 सेशन में, आप सभी स्टूडेंट जुलाई 2024 के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो स्टूडेंट सर्विसेज में थी, जो आपको इमीडिएटली करना है। फिर थर्ड थिंग है कि आप लोग को सबको अपने समर्थ पोर्टल से आई कार्ड डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे भी आप देख लीजिए, आप में आपके नेम में कोई करेक्शन है, कुछ करेक्शन है, तो आप अपने कंसर्न रीजनल सेंटर से बता सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है डाउनलोड्स की। असाइनमेंट्स, आप लोग को पता है असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये एक इवैल्यूएशन भी है और आपको पढ़ने में भी बहुत मदद करता है। तो डाउनलोड सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप अपने मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा है, ये सब में आपको बैचलर्स डिग्री में जाना है और अपना यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। वहाँ पे जाकर के आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके वहाँ पे अपना जो कंसर्न आपका असाइनमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप आराम से ये प्रोग्राम खत्म होगा जाकर के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको किसी शॉप में जाकर के खरीदने की जरूरत नहीं है, इग्नू की सारी चीजें हमारी इग्नू की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि ई ज्ञान कोश, तो ई ज्ञान कोश आपको ई लर्निंग रिसोर्सेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो जर्नल्स हैं, अगर आपको ई कंटेंट ऐप है, इग्नू का स्टडी मटेरियल आप इग्नू की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वो होता है ई ज्ञान कोश, ठीक है। तो इस टाइप का आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सेकंड पे जाएंगे तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इग्नू को जैसे मैम ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इग्नू के स्टडी मटेरियल को या बुक्स को हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं क्योंकि उसमें टीचर इनबिल्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो SOVT के अंडर आता है। ऐसे कर करके आप अपने प्रोग्राम में जा सकते हैं। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है और यहाँ से आप अपना प्रोग्राम को सेलेक्ट करके ये देखिए यहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ई ज्ञान कोश। फिर दूसरा है ई कंटेंट ऐप। ई कंटेंट ऐप क्या है? आपका गूगल प्ले स्टोर का, आपका अगर एंड्रॉयड का फ़ोन है
तो आप वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हैं, ई कंटेंट ऐप नाम से जा करके कर सकते हैं। और वैसे भी जो अपना मोबाइल डेस्कटॉप से भी करना चाहे वहाँ से भी ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐप के थ्रू भी आप इग्नू का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ने ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध किया उसको यहीं से रिसोर्सेज मिलेगी, लेकिन जिसने ऑफलाइन लिया है वो स्टडी मटेरियल ऑफलाइन भी, जो प्रिंट मटेरियल है वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और ये ई कंटेंट ऐप और ई ज्ञान कोश से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है, तो किसी भी सिस्टम पे आप उसको आराम से खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा ई रिसोर्सेज मटेरियल था। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट्स का एक ऑप्शन है जिसमें हम मिसलेनियस पेमेंट्स, अगर आपको कभी कुछ एग्जाम फॉर्म आपका रह गया या कुछ ऐसा रह गया या कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको पेमेंट करना है तो इग्नू का ये ऑनलाइन पोर्टल होता है, आप यहीं पे पेमेंट कीजिए। याद रखिएगा, इग्नू में कहीं पे और कोई पेमेंट नहीं ली जाती है, एवरीथिंग पेमेंट इज थ्रू इग्नू वेबसाइट, और ये जो पेज है इसी के थ्रू होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्स के बारे में बताती हूँ। ये एग्जाम्स का एक यहीं पे जब नेक्स्ट जैसा आप लोग जुलाई 25 में आपको जून 25 में एग्जामिनेशन देना है। मैम ने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले ही, आप लोग एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं, तो जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म होगा तो आप जून 25 में आपको एग्जाम देना है। तो उससे पहले आपको 2-3 चीजें एक्टिविटी करनी है जो कि आपको मार्च और अप्रैल में करनी है। तो मार्च एंड अप्रैल इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर योर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको 3 चीजें करनी है। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, 3 चीजें करनी है। पहला है कि आपको अपना जो अपने यहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे ये आपको सबमिट करना है। ठीक है, दूसरा है आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल भी आपका ये एग्जामिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे आएगा। अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं है इसलिए ये क्लोज है। आपको करना होगा टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 25, जब यहाँ पे ओपन होगा तो लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज एक और जो काफी स्टूडेंट मिस कर जाते हैं वो है आपका री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, उसके लिए उसमें आपको एडमिशंस में जाना है। एडमिशंस में आप देखेंगे अप्लाई फॉर ओडीएल है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन है, अप्लाई फॉर फॉरेन आईपी है, अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम है, लास्ट है री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको थोड़ी देर पहले ही मैम ने बहुत क्लियरली बताया, आपका एडमिशन हो चुका है इग्नू में, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपको री रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये लिंक होता है री रजिस्ट्रेशन का। अभी हमारा जनवरी 25 का सेशन का स्टार्ट हुआ है तो उसका लिंक अभी खुला हुआ है, तो आपको ये वाला लिंक करना है और इसके बाद यहाँ पे रेड करके आगे प्रोसीड करना है, तो आपका इस टाइप का पोर्टल खुल जाएगा। तो ये पोर्टल में आपको अपना एनरोलमेंट भरना है, पासवर्ड भरना है और आगे आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो याद रखिएगा ये जो तीनों काम है, आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करना, असाइनमेंट सबमिट करना और री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए आपको मार्च या अप्रैल में इन सभी का लिंक खुलेगा। ठीक है, ये आपका एकेडमिक साइकिल हो गया। अब आप सभी सोच रहे होंगे क्लासेस कैसे शुरू होंगी, तो क्लासेस के लिए हमारा यहाँ पे अभी ये क्योंकि हमारी वेबसाइट अपडेट हो रही है तो बहुत शॉर्टली हम लोग ये सब अपडेट करेंगे अभी। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यहाँ बताना चाहूंगी, इग्नू में क्लासेस को एकेडमिक काउंसलिंग कहते हैं। तो जैसा शब्द कहता है ये एक काउंसलिंग है। आप सभी स्टूडेंट्स को अपना स्टडी मटेरियल पढ़ के आना है और उसके बाद आपकी काउंसलिंग की जाएगी। आपको मतलब कि जो टीचर्स होंगे एक आपका जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको बताएंगे और आपको उसमें पढ़ के आना है। तो ये एक 2 वे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये एक 1 वे क्लासरूम टीचिंग नहीं है, ये एक 2 वे इंटरेक्शन है। सो आवर एकेडमिक काउंसलिंग इज 2 वे इंटरेक्शन। आपको पढ़ के आना है, डाउट्स क्लियर करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ के आइए, सोच के आइए और पीयर लर्निंग भी कीजिए। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट्स बना के रखिए, उनसे भी पूछिए क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनके। और जब आप काउंसलिंग सेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे
तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप रिसोर्स पर्सन से पूछेंगे, 10 बच्चे भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आप हमारे इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, क्लियर कीजिए और मतलब आराम से विजिट कीजिए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट है, आईग्राम होता है हमारा। एक आईग्राम होता है अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, बट कभी आपको लगता है कोई चीज क्लियर नहीं है तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना, एक ही हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसमें आप अपना कैटेगरी टाइप करिए, आपको असाइनमेंट से रिलेटेड पूछना है, स्टडी मटेरियल से पूछना है, लर्नर सपोर्ट से रिलेटेड पूछना है, कुछ भी करके डाल करके आप इसमें अपना क्वेरी रेस कर सकते हैं। तो जो भी आपका कंसर्न रीजनल सेंटर है वहाँ पे चला जाएगा आपका क्वेरी, और वो आपको विद इन टाइम फ्रेम बता देंगे। इसके अलावा मैं जस्ट अभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी जस्ट एक लास्ट चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। ये मैं आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाना चाहूँगी कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी पूछना है, जैसे एमएसएमई से रिलेटेड पूछना है आपके प्रोग्राम से, तो जो हमारे जो 2 एक्सपर्ट्स मैम हैं, गीतिका मैम हैं और रचना मैम है, आप उनसे हमारे कंसर्न स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग सेशन, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग से आपको मेल भी भेजा, Delhi 2 is the nodal regional center for organizing काउंसलिंग सेशन। तो हम लोग आपका काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाएंगे और सभी स्टूडेंट्स को मेल करेंगे। जैसे अभी आपको इंडक्शन का मेल आया, वैसे ही आपको काउंसलिंग सेशन का मेल भी आएगा। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, असाइनमेंट सबमिशन। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, इसमें दिल्ली 2 के भी स्टूडेंट हैं, फिर इसमें आरसी करनाल के स्टूडेंट भी हैं, आरसी वटाकारा के स्टूडेंट भी हैं, आरसी मुंबई के भी हैं। करीब 27 रीजनल सेंटर से हमारे पास स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि नोडल रीजनल सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसलिंग सेशन अरेंज करना, लेकिन असाइनमेंट जो सबमिट करना होता है वो आपको अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर पे करना है, या फिर आपके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर पे अगर उन्होंने आपको कोई स्टडी सेंटर अलॉट किया है तो वहाँ पे सबमिट करना है। तो अगर आप अपने रीजनल सेंटर में वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि आपका कंसर्न स्टडी सेंटर कौन सा है। तो असाइनमेंट आपको अपने कंसर्न स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर सबमिट करना है। इसके अलावा अगर आपको आई कार्ड रिलेटेड संबंधित बोनाफाइड स्कॉलरशिप, कुछ आपको कोर्स चेंज करना है, मीडियम चेंज करना है, रीजनल सेंटर चेंज करना है, माइग्रेशन लेना है, इन सभी के लिए आपको अपना कंसर्न रीजनल सेंटर कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए ये कुछ हमारे एसईडी के ईमेल एड्रेसेस हैं, ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे इग्नू की वेबसाइट पे सब कुछ उपलब्ध है। बस लास्ट में खत्म करना चाहूंगी कि क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है और हम सभी अलग अलग, कोई रीजनल सेंटर है, कोई नोडल रीजनल सेंटर है, कोई आपका पेरेंट रीजनल सेंटर है, कोई स्कूल है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आप सभी लोग ईमेल करें, और जब भी ईमेल करते हैं तो ये 6 चीज़ें हमेशा लिखें, अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर और जो भी आपका स्पेसिफिक क्वेरी है। ठीक है, ये सभी 6 चीज़ें उपलब्ध होंगी तो हम आपको बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। जैसा कई बार प्रायः होता है, बच्चे ईमेल कर देते हैं मेरी बुक्स नहीं आई हैं, और वो ईमेल कर देते हैं। अब हमें ना पता उसका स्टूडेंट का नाम क्या है, ना एनरोलमेंट नंबर पता है, ना प्रोग्राम पता है, तो हम उसका क्वेरी कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो वो एक गैप हो जाता है। तो जब भी आप मेल करें अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, तो ये 6 चीज़ें हमेशा लिखें। और इन सभी के साथ मैं अपना प्रोग्राम अभी फिनिश करती हूँ, और मैं अपने नाउ हम अभी सभी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि उनके क्या क्या क्वेरीज हैं, सो दैट उनके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो मैम। यस मैम। मैम मैं असम से बोल रहा हूँ, हरिप्रसन्न देवरी। मेरा रीजनल सेंटर है ईटानगर।
तो ईटानगर रीजनल सेंटर में मेरा कोई कोलिग्स नहीं, कोई मैंने सहपाठी नहीं है जो आपका ये कोर्स लिया हुआ है। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें भी कुछ कोई नहीं है। तो मैं अपना जो माने ये सेम कोर्स का जो माने साथी होगा उससे कैसे मैं कंडक्ट करूंगा, कोई एक लिंक वगैरह मिल सकता है क्या, ताकि कुछ डिस्कस करना हो या कुछ करना हो। और यहाँ पे इस रीजनल सेंटर पे कोई ये कोर्स का रिलेटेड कोई रिसोर्स पर्सन भी नहीं है। तो हम लोग किसको कांटेक्ट करेंगे कुछ क्वारी होने से? हरी जी, एक्चुअली रीजनल सेंटर दिल्ली 2 आपको एकेडमिक सर्विसेज तो प्रोवाइड करेगा, और अगर आप सारे सेशंस अटेंड करते हैं तो आपके सारे क्लासमेट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जैसा मैम ने कहा, हम लोग एक क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना मोबाइल नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन भी होते हैं, दे डोंट वांट टू शेयर देयर फ़ोन नंबर्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप हम लोग ईमेल एड्रेस सभी स्टूडेंट का शेयर कर सकते हैं, और आप आपस में कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। और बाकी एकेडमिक सर्विसेज के लिए यू कैन कांटेक्ट योर रीजनल सेंटर, और मतलब सॉरी, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप अपने जो आरसी ईटानगर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एकेडमिक सर्विसेज के लिए हम लोग यहाँ पे आपको अरेंज कराएंगे सारी क्लासेस, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स जब भी इंटरेक्ट करेंगे तब आप स्टूडेंट्स के बीच में आप खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को अलग से, बट फ्रॉम आरसी पॉइंट ऑफ व्यू जनरली वी डू नॉट एनकरेज, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। तो आप आपस में मिलके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रीता जी, हम बीच में इंटरवीन करना चाहेंगे। हम अपने लर्नर्स को ये बता दें कि कैसे उनको असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि असाइनमेंट वर्ड्स तो बच्चों को पता ही है, उन्होंने अपने 10+2 में भी असाइनमेंट बनाए होंगे और पहले भी बनाए होंगे। तो असाइनमेंट इग्नू का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और हर कोर्स के बच्चों को एक असाइनमेंट सबमिट करने हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए असाइनमेंट का 30 to 25% वेटेज उनके टर्म एंड एग्जाम के लिए होता है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, लर्नर्स को पता होना चाहिए कि असाइनमेंट कितना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उनके लिए इग्नू में। तो कैसे उनको बनाना है? तो सबसे पहले तो जैसे रीता जी ने आपको बताया कि इग्नू की वेबसाइट पे असाइनमेंट्स हैं। स्टूडेंट सर्विसेज में आप जाएंगे, असाइनमेंट में क्लिक करेंगे, और आप जुलाई 24 या 25 उसमें अगर लिखा हुआ है तो वो असाइनमेंट आप लेके अपने असाइनमेंट ले लीजिए। असाइनमेंट एक तरह से आपका एग्जामिनेशन है, 25 से 30% वेटेज आपको मिल रहा है, वो आपका होमवर्क है। आपको घर बैठ करके असाइनमेंट को लेना है, लिखना है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपने इग्नू की वेबसाइट से ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो लर्नर्स मटेरियल जो आपका है, जिसको हम लोग सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, आपको या तो हार्ड कॉपी में मिला होगा या ई ज्ञान कोर्स से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसको पढ़ लीजिए, उसको इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए, और भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। सारा मटेरियल आप पढ़ लीजिए, और घर बैठ करके जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पढ़िए, समझिए, और अपने शब्दों में साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखिए। कॉपी नहीं करना है। अगर आपने मटेरियल से कॉपी कर लिया तो आपको कॉपी नहीं करना है, उसमें जीरो भी देखने का पूरा प्रोविजन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना एक कवर पेज बनाइए जिसमें आप अपनी सारी डिटेल बताइए। जैसे रीता मैडम ने अभी बताया आपको कि हम लोग ईमेल कर देते हैं, उसमें अपनी डिटेल नहीं देते हैं, तो ऐसे असाइनमेंट में आप अपना डिटेल पूरा बनाइए, प्रोग्राम लिखिए, कोर्स कोड लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपना ईमेल आईडी लिखिए, सारी डिटेल सबसे पहले आप एक कवर पेज अपना बनाइए। कवर पेज बनाने के बाद आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाइए, और उसके बाद आप असाइनमेंट को अपने जो असाइनमेंट होमवर्क आपका है उसको आप A4 पेज, जो जेके बॉन्ड A4 हुआ है उसमें भी कर सकते हैं, और रूलदार पेज पे भी कर सकते हैं। और उसको करने के पश्चात
उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और एक क्वेश्चन आपका खत्म हो, एक क्वेश्चन के अगर ABCD पॉइंट है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ABCD पॉइंट भी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही आने चाहिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसका ABCD, और जब आपका एक क्वेश्चन खत्म हो तो अंडरलाइन आप जरूर कर दीजिए, जिससे जो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं, अभी एकेडमिक काउंसलर की बात हुई, जो हमारे एकेडमिक काउंसलर है, सीनियर एकेडमिशियन है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी कॉलेज में, जो उसको चेक करें तो अच्छे से चेक करें। और इसमें एक चीज और है कि आपको जैसा अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अपने असाइनमेंट की एक फोटोकॉपी ले लीजिए और अपने जहां आप सबमिट कर रहे हैं वहां से एक रिसीविंग ले लीजिए, और रिसीविंग लेने के पश्चात आपको अगर असाइनमेंट में पास होना जरूरी है, अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने हैं। री इवैल्यूएशन का कोई भी उसमें प्रोविजन नहीं है कि आप असाइनमेंट को फिर से री इवैल्यूएट करा ले, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमने लिखा बहुत अच्छा था, नंबर कम मिला है। ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों की एज अ स्टूडेंट ही मिस्टेक होती है। तो असाइनमेंट को आपको, जब आपने असाइनमेंट लिख करके और उसको टैग करके, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं उनका कवर पेज अलग हो जाता है और असाइनमेंट अलग हो जाता है, तो उसको प्रॉपर्ली टैग करके जहां सबमिट करना है अपने आप रीजनल सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं, या आपको कोई स्टडी सेंटर एलोकेट हुआ है, लर्नर सपोर्ट सेंटर, तो वहां पे सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए कि एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में आप एक अंडरटेकिंग देते हो कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। तो असाइनमेंट को अच्छी हैंडराइटिंग में आप करिए, और जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, यूनिक नंबर है जो आपका ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। तो एनरोलमेंट नंबर लिखते वक्त आप ध्यान रखिए, कोड होते हैं, आपका रीजनल सेंटर कोड अपना लिखिए, अपना आप लर्नर सपोर्ट सेंटर कोड लिखिए, सारी चीजें लिखिए, और जो आपका एनरोलमेंट नंबर है उसमें जब डिजिट्स आप लिखते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से डिजिट को लिख करके फिर से एक बार चेक कर लीजिए। कभी कभी हम लोग लिखते वक्त 0 को 9 बना देते हैं, 1 को 7 बना देते हैं, तो ये ध्यान रखिए और फिर असाइनमेंट अपना सबमिट करिए। ये तो असाइनमेंट सबमिट करने का प्रोसेस है। फिर काउंसलिंग, जैसे डॉक्टर रीना ने आपको बताई, क्योंकि ये पूरे देश का ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा, तो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, जो शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा। और रीजनल सेंटर की वेबसाइट को भी आप देखते रहिएगा, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे आपका काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा। इसके पश्चात आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। तो जैसा आपको बताया कि आप लोग जुलाई 24 के लर्नर हो, और इग्नू एग्जाम 2 बार साल में कराती है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो आप लोगों को अपना पहला एग्जाम, मतलब फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपको जून 25 में देना है। तो जून 25 में एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। कभी कभी बच्चे ये कहते हैं एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते और लास्ट डेट निकल जाती है, उस वक्त रीजनल सेंटर को किसी भी रीजनल सेंटर को बड़ा मुश्किल होता है कि आपको किस तरह से एग्जाम में अपेयर कराएं। तो अगर आप इग्नू की वेबसाइट देखते रहोगे तो उसमें लिंक भी दिया रहेगा और एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी दी रहेगी, और ऑनलाइन आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी साइबर कैफे में जाकर के कोई भी फॉर्म मत सबमिट करिए, क्योंकि नॉर्मली साइबर कैफे वाला अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दे देता है, तो सारी इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल नंबर पे चली जाती है और उसके ईमेल आईडी पे चला जाता है। तो 200 रुपए पर कोर्स एग्जामिनेशन फीस है, और ऑनलाइन आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। और एग्जाम में एक और फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू की है कि आप स्टूडेंट किसी भी सेंटर के हैं, किसी भी रीजनल सेंटर के हैं, एग्जाम आप ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जिस समय जून का आपको एग्जाम, वो जिस भी स्टेट में आपको रहना है वहां पे इग्नू का रीजनल सेंटर होना चाहिए, और उस समय आप वहां का रीजनल सेंटर कोड एग्जाम फॉर्म में डालेंगे और वहां का एग्जामिनेशन सेंटर कोड आप डालेंगे। दोनों चीज आपको जहां पे एग्जाम देना है वहां का कोड आप डालेंगे, रीजनल सेंटर कोड और एग्जामिनेशन सेंटर कोड।
एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी वेबसाइट पे आ जाता है, रीजनल सेंटर कोड तो आपको पता ही होगा। तो ऑल ओवर ये फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू की है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते आपने एग्जाम फॉर्म में वो रीजनल सेंटर कोड और वो एग्जाम सेंटर कोड भरा है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मार्च 25 में जब लिंक ओपन हो जाएगा जून 2025 के टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग एग्जाम फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। एक और फ्लेक्सिबिलिटी है कि फर्स्ट ईयर में जितने कोर्सेज हैं, जरूरी नहीं कि आप सारे कोर्सेज के एग्जाम दे दीजिए। जितने कोर्सेज आपके तैयार हैं उतने कोर्सेज के आप एग्जाम दीजिए। फिर दिसंबर में हमारा एग्जाम होता है, तो जो बचे हुए पेपर्स हैं वो आप दिसंबर में दे सकते हैं। सेकेंड ईयर में जैसा हमने आपको पहले बताया कि मार्च 25 में आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्टर कर लेना है। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया, तो मैं सेकेंड ईयर में कैसे री रजिस्टर कर जाऊं। फिर यही फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू की है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, फर्स्ट ईयर आपने पास नहीं किया है, तो भी आप सेकेंड ईयर में री रजिस्टर आप कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। तो सेकेंड ईयर में आप टाइमली फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में री रजिस्टर कर लीजिए। फिर जून और दिसंबर में आप एग्जाम देते रहेंगे। फर्स्ट एग्जाम आपको जून 25 में देना है, फिर सेकेंड ईयर का आपको एग्जाम जून 26 में देना है, और जो भी बचे हुए एग्जाम हैं आप दिसंबर में दे सकते हैं। एक चीज आपको और बता दें, अपने लर्नर्स को यहाँ बता दें कि इग्नू की वेबसाइट पे डेट शीट हमारी दी रहती है, जिसको हम लोग स्कीम कहते हैं कन्वेंशनल सिस्टम में। नॉर्मली हमारी डेट्स एग्जाम की ऑलमोस्ट वही रहती है। हमारा एग्जाम 1 दिसंबर या 1 जून से शुरू हो जाता है, अगर वो संडे नहीं है तो आप अपने कोर्सेज देख लीजिए। आप देख लीजिए कि दिसंबर में कब उनका एग्जाम हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका जून में भी एग्जाम होगा, उन्हीं डेट्स में। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि इस डेट पे आपको एग्जाम देना है। टेंटेटिव डेट शीट हमारी बहुत जल्दी जून की आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी या फरवरी में आ जाएगी टेंटेटिव डेट शीट, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी से हमारी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर हैं, अपने मोटिवेशन से आपने इग्नू के प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है, तो आप अपने पेस पे अपने अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई करते रहिए और टारगेट कर लीजिए, ये शेड्यूल कर लीजिए कि कब आपको एग्जाम देना है, और आज से ही अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप असाइनमेंट अच्छे से सबमिट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। असाइनमेंट एक तरह से एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन है, हम लोग आपको प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए। ये आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप असाइनमेंट जब भी, बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ मार्केट में असाइनमेंट्स बिक रहे हैं, तो वो असाइनमेंट आप मत लीजिए, क्योंकि जो हमारे काउंसलर्स हैं वो तुरंत आपको 0 नंबर दे देंगे, फिर आप परेशान होंगे। आप अपने पीयर ग्रुप की मदद ले सकते हो, सब लोग मिलकर असाइनमेंट बना सकते हो, लेकिन अपने शब्दों में आपको लिखना है असाइनमेंट। ये एग्जाम में आपका 25 to 30% ये काउंट होता है, ये आप ध्यान रखिए। आपको एग्जाम में अलग पास करना है, असाइनमेंट में अलग पास करना है, या जो भी आपके कंपोनेंट है सब में पास करना है, और ओवरऑल आपको पास करना है। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, बहुत आपका भविष्य उज्जवल हो। और जैसा इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताया गया है कि ये प्रोग्राम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये करने के पश्चात आपको स्टेट गवर्नमेंट में जॉब तो 99% अगर आपको जॉब मिल जाएगा, या आप अपना स्वयं का कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अभी जैसे आपको बताया गया कि किस तरीके से आप पॉपअप कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसमें किस तरह से इनोवेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में बताई गई हैं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई इग्नू के इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। और हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, मैडम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे बच्चों को इतना वक्त दिया। और ओवर टू यू रीता जी, आगे कंटिन्यू करने के लिए।
यस मैम, धन्यवाद। आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टच किया मैम। मैं अब अपने कलीग डॉक्टर मीना सिंह से रिक्वेस्ट करूंगी वो कुछ ऐड करना चाहें तो। थैंक यू डॉक्टर रीटा। चूँकि रितिका मैम और रचना मैम, हमारी रीजनल डायरेक्टर मैडम डॉक्टर रीटा ने भी विस्तृत रूप से प्रोग्राम्स के बारे में और जो इग्नू में स्टूडेंट्स को किस समय पे क्या करना चाहिए, चाहे असाइनमेंट सबमिशन की बात हो या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की बात हो, री रजिस्ट्रेशन की बात हो, सारी बातों पे चर्चा हो चुकी है। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, जो छोटी तो है पर इम्पॉर्टेंट भी है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ आई कार्ड। सो आई कार्ड, चूंकि आप सब लोग एडमिशन लिए हैं ऑनलाइन, और जब हम ऑफलाइन यानी कि जब फॉर्म भर के सब स्टूडेंट सबमिट करते थे, उस समय आई कार्ड डिस्पैच किया जाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन अभी आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से, और उसको अपने पास रिटेन करके भी रखना है, और तब तक जब तक कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आप कहेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है आई कार्ड का? तो आप जब भी आते हैं अपने रीजनल सेंटर पे अपनी किसी प्रॉब्लम को, किसी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए, या स्टडी सेंटर पे जाते हैं, या फॉर दैट मैटर इग्नू हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, तो आपके इनरोलमेंट नंबर का इम्पोर्टेंस होता है और वो आई कार्ड पे आपके मेंशन होता है। और उसका इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाता है जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं। दिल्ली में मैंने देखा है कि अभी एग्जामिनेशन का मंथ भी चल रहा है, हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट डे तो कोई स्टूडेंट लेके नहीं आता अपना आई कार्ड, या कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं डाउनलोड नहीं कर पाया हूँ, और आधार कार्ड और दूसरे आई कार्ड लेके आते हैं। तो उससे वो आई कार्ड फाइन, ठीक है, लेकिन उससे ये नहीं क्लियर होता है कि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि आप अपना आई कार्ड अभी डाउनलोड कर लीजिए, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और जब आप एग्जामिनेशन देने जाएं जून 25 में, जब आप एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप स्टडी सेंटर पे फर्स्ट डे से ही उसको कैरी करें, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो गेट पर चेकिंग के लिए और इसके डिस्कशन में कि आपका आई कार्ड कहाँ है, और आपको वैलिडेट करने की ज़रूरत पड़े कि आप इग्नू के ही स्टूडेंट हैं। तो आपका समय व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना हो, तो आप इग्नू का आई कार्ड जरूर अपने पास सॉफ्ट कॉपी बेशक रख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं ऑन द टाइम अपने मोबाइल में, और या उसका प्रिंट लेके अपने वॉलेट में, अपने बैग में भी रख सकते हैं। तो चूंकि हम सभी पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट का तो जरूर हम उसको आंसर करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू डॉक्टर रीटा। हेलो मैम। धन्यवाद डॉक्टर मीना सिंह जी। हेलो। अब किसी स्टूडेंट का कोई क्वेरी है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, 1 by 1 हम लोग स्टूडेंट्स का क्वेरी लेंगे। Yes, I think we can start. There are 2-3 students. Yeah, 5 students are there. Amit yeah. KZ, आप अपना Okay, क्वेश्चन lot of them are raising their hands. Okay, we एक एक can, करके yeah. हम लोग लेंगे। अमित जी अपना प्रश्न पूछिए। कि मैंने फिजिकल मटेरियल के लिए अप्लाई किया था, तो वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो मुझे किससे बात करनी है? देखिए, जो स्टडी मटेरियल आपका है ये इग्नू मैदानगढ़ी से डिस्पैच होता है, और जैसा मैंने सभी स्टूडेंट्स को दिखाया भी, आप इग्नू के वेबसाइट पे अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस देख सकते हैं। तो जैसे ही मैदानगढ़ी से ये इग्नू जो हेडक्वार्टर लेवल है यहाँ से डिस्पैच होता है, तो वहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं, किस दिन डिस्पैच हुआ है और क्या उसका बीपी नंबर है। बेसिकली जैसा एक स्पीड पोस्ट होता है वैसे एक बिजनेस पार्सल होता है इंडियन पोस्ट का, उसी मेथड से ही आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच किया जाता है, तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, और नहीं भी आया है तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए, वो बहुत शॉर्टली आपके घर पे आ जाएगा। और जैसे ही आप स्टडी मटेरियल स्टेटस देखते हैं और वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ से स्टार्ट हो गया चलना, तो आप अब नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में भी आप बात करके रख सकते हैं कि आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल आने वाला है। और इन केस अगर आप घर पे नहीं हैं तो वो आपको पर्सनली भी आपका पोस्टमैन आपको दे दे। ठीक है मैम, अगर किसी कारणवश मुझे रिसीव नहीं हुआ या तो वो वापस चला गया,
तो मैं उसे दोबारा कलेक्ट कैसे कर सकूँ, उसके लिए कोई ऑप्शन है? अगर जो दिल्ली वाले स्टूडेंट है वो तो जाकर के दोबारा ले सकते हैं मैदान गढ़ी जाके आई जी, मैं कार्ड दिल्ली लेकर। में ही हूँ। आप ठीक दिल्ली है। में ही हैं, अगर आपका अनडिलीवर्ड हो गया तो आप आई कार्ड ले जा करके आप वहां से रिक्वेस्ट करके वापस आपको मिल जाएगा। हेड क्वार्टर में? हेडक्वार्टर में हमारा एमपीडीडी है, मटेरियल का डिवीजन है जो स्टडी मटेरियल का प्रोड्यूस भी करता है, प्रिंट भी करता है और डिस्पैच भी करता है। ओके मैम, थैंक यू। आई कार्ड जरूर लेके जाइएगा अपना। ठीक है मैम। अनंत रामपाल। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल पेपर्स हैं या नहीं? गीतिका मैम एंड रचना मैम। इसमें एक्चुअली कोई प्रैक्टिकल नहीं है, और अगर कोई प्रैक्टिकल कोर्स होता भी है तो आपने कोर्स के कोड्स देखे होंगे। तो कोर्स के कोड्स जैसे आपके फर्स्ट ईयर के जो कोर्स के कोड्स हैं, एक्चुअली मैडम हम एक फ्लायर भी इन लोगों को सबको भेज देंगे ताकि वो फ्लायर की कॉपी सबको मिल जाए और दे फॉलो द पैटर्न इन द लेटेस्ट BA-MSME। तो अब जैसे आप देखेंगे BTMC या BECC, तो अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट होगा तो उसके आगे P लिखा होता है। जैसे प्रोजेक्ट कंपोनेंट होता है तो उसमें लिखा होता है BERGP। ठीक है, आपके इस प्रोग्राम में ना तो कोई प्रैक्टिकल है ना कोई प्रोजेक्ट है, तो देर आर ओनली थ्योरी कोर्सेज। और हर थ्योरी कोर्स के दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक असाइनमेंट और एक एग्जाम फॉर्म, सॉरी एग्जामिनेशन। असाइनमेंट की वेटेज 30% है, और टर्म एंड एग्जामिनेशन की वेटेज 70% है, और असाइनमेंट की वेटेज 30% है। तो असाइनमेंट आप उस हिसाब से करिए कि आपको कम से कम 30% वेटेज के हिसाब से टोटल पासिंग मार्क्स जो इस प्रोग्राम के होंगे वो होते हैं 35%, including your assignment marks and your term end marks. So examination as well as assignment both have to be completed, and together you should be able to secure more than 35% of marks. Okay, so Thank हर you, ma'am. कोर्स का सिर्फ आपको एग्जाम देना है और असाइनमेंट सबमिट करना है, नो प्रैक्टिकल नो प्रोजेक्ट। Okay, thank you. आपका म्यूट हो गया रीटा मैम। याकूब रहमान, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? पटना है। आपको अपना असाइनमेंट जो है वो रीजनल सेंटर पटना में देना है। आप रीजनल सेंटर पटना में पूछ सकते हैं आपका असाइनमेंट कौन से स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। ठीक है, तो काउंसलिंग हम लोग रीजनल सेंटर दिल्ली 2 कराएगा आपका, और असाइनमेंट आपको रीजनल सेंटर पटना में देना है। ठीक है, कब मतलब मार्च कब सबमिट? मार्च मार्च और अप्रैल 2025 में देना है। सारे कोर्सेज का एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है ना ये, तो सारे कोर्सेज जो आपके फर्स्ट ईयर के हैं उन सभी का असाइनमेंट आप लिख करके अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं। विनीत यादव, लेफ्ट कर दिया उन्होंने। मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ मैडम, मैडम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम ट्राई कर रहे थे BB-MSME की भी, लेकिन वो किसी जगह भी वो पोर्टल पे शो नहीं कर रहा था मैडम। क्या अपलोड करने वाले हैं या फिर बाद में मिलेंगे या फिर आप शेयर करेंगे? वो ये पहला सवाल है मैडम। और दूसरा सवाल ये है कि जो इसके असाइनमेंट है ना, एक साथ तो नहीं बता रहे थे ये कोर्स का, लेकिन मैंने क्या किया कि वो जो सब्जेक्ट का कोड होता है ना उसके हिसाब से ट्रेस आउट करने की कोशिश की, तो उसमें कोई सब्जेक्ट का बता रहा है असाइनमेंट फरवरी को सबमिट करने के लिए बोल रहा है, और किसी और सब्जेक्ट का बोल रहा है मार्च तक का बता रहे हैं, जो कि जून का एग्जाम होता है मैम। तो ये है, तो हमें कौन से मतलब
असाइनमेंट को कंसिडर करना चाहिए। हमारा एडमिशन तो अगस्त में 24 साइकिल में हुआ है मैम, जुलाई 24 साइकिल में अगस्त में एडमिशन लिया था। तो इस नोट में कुछ क्लैरिफाई कीजिए मैम। गीतिका मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक सो ये जो हम लोगों ने जो असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं, आपने देखा होगा फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश एट वर्क प्लेस का बैगला 136 का असाइनमेंट अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जुलाई 2024 बैच के लिए है असाइनमेंट्स, जनवरी 2025 बैच के लिए असाइनमेंट्स, और कब सबमिट करना है। क्योंकि कुछ कोर्सेज जो है हमने दूसरे स्कूल से अडॉप्ट किए हैं, तो उन्होंने वो पर्टिकुलर डेट दे रखी कब आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अगर वो कह रहे हैं कि फरवरी में सबमिट करने हैं, आप फरवरी में सबमिट कर सकते हैं, बट यू हैव टू इंश्योर कि अगर आप एग्जामिनेशन जनवरी 25 में दे रहे हैं तो आपके वो वाले असाइनमेंट्स, मान लीजिए सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के हैं, जो भी असाइनमेंट्स हैं वो पहले पहुंच जाने चाहिए, मतलब बिफोर यू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप मान लीजिए सेमेस्टर 1 के ही एग्जाम दे रहे हैं जून 25 में, तो ये तीनों जो कोर्सेज हैं हमारे, जो इंग्लिश एट वर्क प्लेस है, या एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस है, या इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इनके सारे एग्जाम आपके जो असाइनमेंट्स हैं मार्च तक पहुंच जाने चाहिए। देन ओनली यू विल बिकम एलिजिबल टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन इन जून 2025। समझ में है? डिड यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हर असाइनमेंट की डेट दे रखी है, हर असाइनमेंट की डेट दे रखी है कि कब आपको सबमिट करना है असाइनमेंट। ठीक है, तो उस प्रकार से जो मतलब इंडिविजुअल कोर्स सब्जेक्ट के हिसाब से सर्च करना है और उसके हिसाब से जो उसका असाइनमेंट का डेडलाइन है उसको सबमिट करना है, ऐसा है क्या मैम? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप एक चीज को इंश्योर करिए कि सारे असाइनमेंट्स जो आप एग्जाम्स देंगे जून 2025 में, वो सारे असाइनमेंट्स आपने दे दिए, तभी आप एलिजिबल होंगे एग्जाम्स देने के लिए। अगर फॉर मोहम्मद जी, एक चीज हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि जो आपके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं उन सभी असाइनमेंट्स की कॉपी या लिंक हम मैडम रीटा को भेज दें और वो सभी स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देंगी ईमेल पे, ताकि आप लोगों को एक एक कोर्स इधर उधर सर्च ना करना पड़े। So we will try to compile all the courses assignments in one email and send it to madam so that she can dispatch it to you. Okay? Thank you so much, ma'am. That's what my following question actually. Thanks for the मैम। और मैम अगर कुछ रीजन से अगर मैं एग्जाम देने नहीं पाता तो हम तो सबमिट, अगर कुछ सी रीजन से आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो इस प्रोग्राम की देखिए टोटल हमने अवधि 6 साल तक आपको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? 3 साल तो मिनिमम है ही टाइम आपको ये प्रोग्राम खत्म करने के लिए। अगर मान लीजिए आप जैसे जुलाई 24 में आपने एडमिशन लिया है तो आपको जून 25 में एग्जाम देना होगा। अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स का दे दिया और आपके 4 सब्जेक्ट्स रह गए तो आप जो दिसंबर 25 आएगा उसमें उनका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? फिर भी कोई बच गया तो आप नेक्स्ट जो आएगा जून 26 उसमें जो भी आप सेकंड के देंगे उसके साथ साथ आप पुराने एक आध भी दे सकते हैं। तो और फिर भी कोई रह जाता है तो बैकलॉग में आप उसको लेके चलिए कि मैक्सिमम टाइम आपको ये प्रोग्राम खत्म करने के लिए 6 साल दिया जा रहा है, तो ट्राई टू फिनिश एज सुन एज पॉसिबल। बट अगर कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, नहीं दे पाते हैं, तो डू नॉट पैनिक, यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द कोर्स। ओके ओके मैम, ये तो फाइनल एग्जाम की बात है, लेकिन मेरा टेंशन ये था असाइनमेंट, तो बेटर ये रहेगा तो असाइनमेंट इन पीरियड विद इन टाइमलाइन ये रहेगा, ऐसा है क्या मैम? असाइनमेंट मैम जो उसका टाइम है उसके डेडलाइन के अंदर उसको सबमिट करेंगे तो फाइनल एग्जाम को एलिजिबल होंगे, तो हम विद इन 6 ईयर जो भी टाइम होता है उसके अंदर हम जैसा एक दो करके भी उसको निकाल सकते हैं। तो असाइनमेंट तो इन टाइम सबमिट होना है, असाइनमेंट तो इन टाइम सबमिट होना है जी। असाइनमेंट इन टाइम सबमिट कर दीजिए। अगर आप असाइनमेंट भी इन टाइम सबमिट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर बाई चांस आपका वो असाइनमेंट मिस हो जाता है जिसकी डेडलाइन दी हुई है सपोज मार्च में या फरवरी में, और वो असाइनमेंट आप नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप जो फ्रेश असाइनमेंट आएगा ना,
जिसमें कि नई डेडलाइन दी होगी, हो सकता है वो सितंबर की हो या दिसंबर की हो, तो वो वाला फ्रेश असाइनमेंट आप करिएगा, ठीक है? पुराना वाला मत करिएगा फिर आप। ये है। ओके मैम, ओके। ठीक। जैसे असाइनमेंट का डेट चेंज होता है तो अगर नहीं दे पाते तो उसको न्यू वाला नया सबमिट वाला, करना है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो नया जो आएगा फिर वो वाला करिएगा। ठीक है मैम। मैम और एक सवाल था मैम, हम साउथ से बिलोंग करते हैं मैम, हैदराबाद अपना रीजनल सेंटर है मैम, तो होम टाउन तो हमारा अभी बेंगलुरु के पास में पड़ता है मैम। गलती से हमने रीजनल सेंटर हैदराबाद डाला था, तो एग्जाम देने के बाद हम अपने होम टाउन में दे सकते हैं मैम, जो कि बेंगलुरु के करीब है, या फिर हमें हैदराबाद को ही जाना पड़ेगा मैडम? जब आप मैडम, एग्जाम फॉर्म भरेंगे ना तो आप कोई भी रीजन चूज कर सकते हैं। अगर आप बेंगलोर में देना चाहें, बेंगलुरु में, तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बेंगलुरु, और वहाँ पे एग्जाम सेंटर देख करके आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरना और रीजनल सेंटर, ये दो कोई कहीं से भी लिंक्ड नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं। बस जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो उस रीजन का भरिए, मतलब वो रीजन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे एग्जाम देना है। जैसे कि अगर आप बेंगलोर में हैं उस टाइम पे, तो आप रीजनल सेंटर बेंगलोर उस टाइम पे भरिएगा और एग्जाम सेंटर वहीं का चूज कीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका रीजनल सेंटर भी बेंगलोर हो, ये जरूरी नहीं है। बट असाइनमेंट ही विल हैव टू सबमिट एट आरसी हैदराबाद ओनली। आपको हैदराबाद में देना है। थैंक यू मैम, क्लियर मैम। और जैसे कि मैम अपने जो आपने इंडेक्स में पहले कह रहे थे कि इसका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इसका अभी मैडम ऋचा मैडम बता रहे थे कि वो पैम्पलेट जो भी है रिवाइज करके शेयर करेंगे। तो इसमें भी न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, जैसे आईपीआर हुआ, अकाउंट रिलेटेड का हुआ, जो कि बेसिक्स हमें उसका पता है नहीं मैम। तो इसके लिए थियरी क्लासेस कुछ कैसे करेंगे मैम, मतलब कैसे, कहाँ से इसका वीडियोस वगैरह जो भी है कैसे होगा मैडम? यस, मेरे दिमाग लगा गया पेन कहाँ गए थे, तिरंगी में सब पेन लगा ली, कहाँ गए थे तिरंगी में? अरे पहले होश का जो हम लोग काउंसलिंग सेशन अभी अरेंज करेंगे वो आपका न्यू कोर्स से रिलेटेड ही होगा, ठीक है? तो उसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कंप्लीट शेड्यूल होगा आपको नया रिवाइज्ड कोर्स से ही होगा। वो चेंज हुआ था, वो जस्ट मैम आपको बैकग्राउंड बता रही थी कि पहले वो बीएबी एमएसएमई था, अब बीए एमएसएमई है। तो आप सभी स्टूडेंट बीए एमएसएमई के हैं, तो इसी कोर्स से रिलेटेड आपका काउंसलिंग शेड्यूल भी बनेगा, ठीक है? तो वो आप सभी को शेयर हम लोग कर देंगे जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाएगा। हरी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, अभी जो असाइनमेंट हम लोगों ने देखा था जिसमें कंपाइल करके देते हैं, जैसे बीए एमएसएमई के लिए अलग फोल्डर टाइप ही बोलेंगे हम, तो वो क्लिक करने से पूरा निकल जाता है। तो उसमें जो है वही लेते, मैंने वो खोल के देखा पीडीएफ, तो मैंने दूसरा सेशन का है, वो लेटेस्ट है या और अपडेट होने के लिए बाकी है जो अभी प्रेजेंटली था? गीतिका मैम, व्हाट इज इट शोइंग? क्या दिखा रहा है ये? कोई सब्जेक्ट का क्या होता है कि ये आपका फॉर सेशन माने जुलाई 2024 होना चाहिए, कुछ में नहीं है, कुछ में जनवरी 2024 का है, कुछ में आपका जुलाई 2023 का है। तो वही लेटेस्ट है या और कोई अपलोड होने के लिए अपडेट होने बाकी नहीं, है? तो अभी जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस कि हम आपको क्या करेंगे, रीटा मैडम को सारे असाइनमेंट्स जो भी हैं आपके, हम कंसोलिडेट करके उनको हम मेल कर देंगे एंड शी विल मेल इट टू यू, बिकॉज हम लोग को भी देखना पड़ेगा वेबसाइट में भी कौन से असाइनमेंट्स डाले हुए हैं हम लोगों ने, क्योंकि कुछ पुराने भी चल रहा है हमारा, जैसे बीएवी एमएसएमई का भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, बीए एमएसएमई भी अभी हमारा 24 से लॉन्च हुआ है। तो लेट अस जस्ट फिगर इट आउट कि कौन से हैं। We will mail it to Rita madam and she will further mail all the assignments. पूरा उनका लिंक आपको मेल कर देगी। ओके और मैम, जो भी पीडीएफ हमको फाइल में उसमें मिल कुछ जाएगा देखना ना? होगा we will write to you. हाँ, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। पीडीएफ में ही है, सारे असाइनमेंट्स पीडीएफ में ही होंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, विनीत दिस साइड। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैम मेरी बुक डिस्पैच स्टेटस में मैं चेक कर रहा हूँ तो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट 00 शो हो रहा है मैम। अभी डिस्पैच नहीं हुआ होगा।
तो मैम कोई ऐसे कांटेक्ट नंबर मिल सकते हैं जिससे कनेक्ट करके एक बार क्वेरी पूछ सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है? आप ईमेल कर सकते हैं, जी। आप रजिस्ट्रार @mpdd@ignu.ac.in पे मेल कर सकते हैं और अपना स्टेटस पूछ सकते हैं। अच्छा, आप वैसे कहाँ के हैं? वेयर हैव यू रजिस्टर्ड? कहाँ के हैं? दिल्ली के स्टूडेंट है क्या? आरसी करनाल का स्टूडेंट हूँ मैम। अच्छा, आरसी करनाल के हैं स्टूडेंट। जी। I mean, if you can come to Delhi headquarters and if you can even take your books, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बाहर से आके ले भी जाते हैं, they don't wait। और नहीं तो जैसे हमारा जो सॉफ्ट कॉपी का जो ऑप्शन है ई ज्ञान कोश पोर्टल पे, मीनवाइल जब तक आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अपेरेंटली मैम वो तो मैं कर रहा हूँ, बट मैम थोड़ा सा फिजिकल कंटेंट ज्यादा बेटर होता, बट मैं ट्राई करूंगा मैम। आपका ये जो आपने रीजनल सेंटर बताया यहाँ विजिट करने का, रीजनल सेंटर अगर आप हेडक्वार्टर्स अगर करनाल अगर आप दिल्ली आ सको तो दैट विल बी, if is it possible for you to come to Delhi and collect it? एक्चुअली आई एम वर्किंग सो इट अच्छा, विल you are नॉट बी working, पॉसिबल फॉर मी। तो यस फिर मैम। then you have to write to registrar MPDD and find out, otherwise तो status पता ही है आपको कि कैसे वहां से आप you can locate your status of your मैम SLA batch। कैन यू ड्रॉप ईमेल आईडी इन द ड्रॉप बॉक्स मैम? किनका? रजिस्ट्रार MPDD का? यस मैम। This is mentioned in website, IGNU website. You can take. ओके ओके मैम, आई विल चेक। there on the website। थैंक यू मैम। Ma'am, I had a question. हाँ, Yeah। yes, ask. ये जो registration है, are we supposed to do that after we submit our assignments or after our examination? जो re-register हमको करना है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। आप जब ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, आप तब रजिस्टर कर सकते हैं। आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है कि आप एग्ज़ाम दें, उसके बाद क्लियर हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली अपना रजिस्टर कर सकते हैं। Okay, ma'am, thank you. भी बताया था, इट Yes, इज़ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ असाइनमेंट और एग्जामिनेशन। ये Oh, जस्ट because you know, सेकेंड ईयर में जाने के लिए फ़ी है। हाँ, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे ना देन यू विल लूज दैट 6 months टाइम। आप वो लूज करोगे 6 months। अगर जैसे जून के लिए यू हैव टू री रजिस्टर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स जो मैम ने बताए हैं। अगर आप इसमें मिस कर जाते हो देन जो जनवरी 26 के लिए जो ऑप्शन आएगा फिर आप उसको बढ़ोगे विच विल यू नो बी समटाइम इन सितंबर, तो 6 महीने आपके ये लूज हो जाएंगे। तो डोंट लूज दीज 6 months। आप रजिस्टर कर दो, री रजिस्टर कर दो, आपकी मर्जी है आपको कितने पेपर्स देने हैं नहीं देने हैं, बट डोंट लूज दीज 6 months। Okay, ma'am, thank you. I think we have covered all the queries. Now I request my There is Joyce also. Have you asked Joyce? Joyce Prakash. Yes, hello, ma'am. I have two queries. So one is like, is there any internship provided for this specifically course? No, there is no internship too, because if you see the program structure, we have only theory courses here. So the theory courses, you know, it is a blend of all your disciplinary specific courses. You have ability enhancement courses, you have value added courses, you have vocational courses in that. There are courses on skill, which have a skill component. Skill component means not the hands-on skill, but which have skill enhancement courses, you know, which they are there. So totally this is a theory program. So there is no internship in this, and there are no projects also in this. Okay, and the second query is, if I'm applying for the job, so which position I should look forward to? See, basically, where are you applying for? First of all, we need to know this. This is, we can say, a program which is for the students who want to become budding entrepreneurs. Here we have given them all the kind of sectors in which they can start up their pop-up or their startup business, whatever they want to do. What are the things, you know, what are the basics of the finance which they need to know? What are the other things related, you know, the entrepreneurial sectors, and how they can go about, basically more of an awareness program that how you can start your own entrepreneur. But if you want to apply, obviously, you know, you can go in for some kind of a wage employment, but again you will be working under any where exactly do you want to apply? Maybe for a government job, as our Manorma ma'am was just mentioning
that there are opportunities for, you know, placement opportunities. So I think so she can throw more light on this after completing this course. You know, basically, though it is self-employment as wage employment, but, you know, you can work under some entrepreneur, you know, who has, you know, who has just started his business. You can go in for some kind of, you know, two people are doing their entrepreneurship together. So these kind of opportunities are available. Otherwise, what was in your mind? Where do you want to apply for this particular course after doing this program? I mean, where do you want I to? was just thinking like if there's any internship provided or something, guidance I can get because I'm totally new with this thing. Actually, my past field is fashion designing. So I Okay. was So thinking then you can before become a very starting. good entrepreneur. This is the right field for you, you know, right? You can you can have your own startup, you know, Yes, where actually, you, I do have it right now. So I was okay. thinking to gain more experience of business regarding like my business if I started before. Uh, this, so you can only work with some fashion houses, like, you know, we have big fashion houses like Pearl is there, or, you know, wherever you are residing, you know, there must be big fashion houses who must be recruiting, you know, people. And since you have a degree in fashion, then you obviously you can join in from that, that is your core area. You can join, and you can get to know the nitty-gritties about how to start a business, or your new venture, alongside working with these people. Or, you know, this program is self sufficient. You know, we've given you the kind of institutional support which can be offered from the government. What are the different schemes for the ladies, you know, they can have their own setup. You know, there are lot many schemes, lot many you know, lot the, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर. So you have to go through this course, that will be more useful. Or you can even go to the website, you know, and find out like where your particular scheme is fitting into, whether you want some loan kind of a thing, whether you want your self startup, whether you want to go in for traditional things. So we are coming up, the Pradhan Mantri is coming out with lot many new schemes. You know, latest also there has been a scheme for traditional, I think so, something. So just figure it out what all this is there, you know. This kind of a program will give you just knowledge of finance and accounting, how you can do your marketing, what are the different sectors which are involved, how you have your responsibility towards CSR, if you have any kind of patent, how you can, you know, address to those issues. So this is more of, you know, making you acclimatizing you to this kind of an entrepreneurship kind of you know, profession. Okay, ma'am. Yeah, Thank you. welcome. रीता जी, आई थिंक सारे लर्नर्स की हमारी क्वेरी बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो गई है. और अगर ऐसा हम लोगों को लगेगा कि कुछ इनकी प्रॉब्लम है तो एक बार ग्रीवेंस रिड्रेसल इन बच्चों का कर लेंगे. Yes, जो भी इनकी प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम को करने में, उसको हम लोग कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की. Now at the end of program, now I request my colleague, Dr. Meena Singh, to propose formal vote of thanks. Meena ji. Thank you, Dr. Rita. I am Meena Singh from Regional Center Delhi 2. I would like to extend my thanks from myself and on behalf of Regional Center Delhi 2 to Dr. Geetika Johri ma'am and Dr. Rachna Agrawal ma'am, program coordinators of BA MSME program, for making today's induction program successful. So thank you so very much, Geetika ma'am and Rachna ma'am, for your presence and also for your beautiful and elaborated presentation about the program. I would like to thank our regional director, Madam Dr. Manorma Singh ma'am, Senior Regional Director, for her guidance and support. And ma'am ने इतने अच्छे ढंग से student को बताया each and every things about the program and जो भी करते हैं कि कब आपको assignment कैसे submit करना है and IGNOU के बारे में कि what is IGNOU. So thank you so much, ma'am, for that. I would like to give special thanks to our learners for their presence in today's induction meeting. Since today is working day and फिर भी student हमारे यहाँ पे present है और इतने
धैर्य से उन्होंने 1-1.5 घंटे से हो गया और अभी तक प्रेजेंट है और अपने क्वेश्चंस उन्होंने सुना और अपने क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व किया, पूछा. And in the end, I would like to thank all my colleagues for their cooperation and their presence. अंत में मैं डॉक्टर रीटा को भी उनके सारे एफर्ट्स के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से ये इंडक्शन प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया और इसको सक्सेसफुल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. So thank you, Rita, and thank you everyone. Thank you so much. And from our School of Vocational Education and Training also, we want to express our sincere thanks to Manorama ma'am, Rita ma'am, of course Meena Singh ma'am, and RC Delhi too for having organized such a wonderful induction meeting where, I hope the students must have benefited in today's program. They must have, we have addressed to most of their queries. They have learned about this entire program, what is it all about. बहुत बहुत आभार मैडम आपका for taking out your time and addressing to all our students' queries and organizing this induction meeting. Thank you, Rita ma'am, again for all your efforts. Thank you. And RC Thank Delhi you. too. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you, the entire team, for giving this opportunity to interact with the students. Thank you, the entire RC Delhi too. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.